अगर क्वेश्चन इंग्लिश से रहे तो क्या हम उसको हिंदी से लिख सकते हैं? भारत के जितने भी यूनिवर्सिटी है, हालांकि यहाँ पर मैंने लिखा है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी FYUGP सेमेस्टर 1 और 2, लेकिन भारत के अंदर में जितने भी यूनिवर्सिटी है, अगर आपको मेजर पेपर या फिर MDC पेपर या फिर माइनर पेपर या फिर स्किल एनहेंसमेंट वाला जो पेपर होता है, इन सभी पेपर में अगर VVU यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देखें तो 75 मार्क्स का होता है। बाकी यूनिवर्सिटी में अलग अलग मार्क्स का हो सकता है कि 80 मार्क्स का हो सकता है कि 100 मार्क्स का हो, लेकिन डिस्क्रिप्टेड पेपर जरूर होता है, यानी डिस्क्रिप्टेड क्वेश्चन जो होता है ना वो जरूर इन्वॉल्व होता है। लिखने वाले क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन किसी यूनिवर्सिटी में 8 नंबर के होते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में 10 नंबर के होते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में 15 नंबर के होते हैं। जैसे VVU में 15 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं और झारखंड के जितने भी अदर यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी में जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो 15 नंबर वाले ही होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस 15 नंबर वाले क्वेश्चन को किस तरीके से लिखे, क्योंकि अगर देखा जाए FYUG के तहत यानी NAP FYUG में जितने भी स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं उनको लग रहा है कि रात दिन एक करके पढ़ाई करो, मेहनत करो, दिमाग में सीधा डालो और एग्ज़ाम में जाकर लिख डालो। सही अगर आप लिखते हो फिर भी स्टूडेंट पास तो छोड़िए डायरेक्ट फेल करके आ रहे हैं। इसका मेन रीज़न क्या है, मेन कारण क्या है, किस तरीके से आपको कॉपी लिखना है, वो सारा कुछ इस वीडियो में समझेंगे। पूरा कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, नहीं तो फिर पछताने के सिवा आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा जब आपका मार्क्स रिलीज होगा, रिजल्ट आपका जारी होगा। आपको समझना है कि अभी आप एग्ज़ाम सेंटर में हो, अपने आप को ये एज्यूम करना है कि आप अभी एग्ज़ाम सेंटर में हो। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास घड़ी होनी चाहिए। हर एक विद्यार्थी के पास, हर एक स्टूडेंट के पास एक घड़ी होनी चाहिए, चाहे आप खरीद कर लेके जाओ या फिर आपके पास पहले से हो या फिर आप किसी से मांग कर जाओ, लेकिन घड़ी लेकर जाना सबसे इंपॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड से भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप टाइम कैलकुलेट कर पाओगे अपने क्वेश्चन के आंसर को लिखने में। मैक्सिमम स्टूडेंट का जो आंसर छूटता है कॉपी में वो घड़ी नहीं रहने के कारण। उनको पता नहीं है कि एक क्वेश्चन में हमें 20 मिनट टाइम देना है या फिर हमें 30 मिनट टाइम देना है या फिर हमें 40 मिनट टाइम देना है, जिस कारण से स्टूडेंट को पता नहीं चलता है कि एक क्वेश्चन में कितना समय चला गया है, जिस कारण से क्या होता है बाकी क्वेश्चन पर इफेक्ट पड़ता है और कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। और जब क्वेश्चन आपका छूटेगा, भाई ग्रेजुएशन है, निश्चित तौर पर आप फेल करोगे, पूरी संभावना है। बाकी क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से लिखते हो या फिर नहीं लिखते हो कोई मायने नहीं रखता। क्वेश्चन हर हाल में कंप्लीट अटेम्प्ट करके आना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है, चाहे वो 1 नंबर वाला ही क्यों ना क्वेश्चन हो। तो कब नहीं छूटेगा? जब आप घड़ी लेकर जाओगे। समझ गए होंगे। अब समझते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। जैसा कि आपको पता है कि मैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, वहाँ का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 75 मार्क्स वाले जो पेपर होते हैं, चाहे वो मेजर पेपर हो या फिर MDC पेपर हो या फिर SEC पेपर हो या फिर माइनर पेपर हो, ये सारे पेपर जो 75 नंबर के होते हैं ये टोटल 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट जिसमें 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं और दूसरा जो पार्ट होता है वो 5 नंबर वाले क्वेश्चन और तीसरा जो पार्ट होता है वो 15 नंबर वाले क्वेश्चन। अब यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, 1 नंबर वाले क्वेश्चन टोटल 5 पूछे जाते हैं, केवल 5 पूछे जाते हैं। 5 नंबर वाले क्वेश्चन केवल 2 पूछे जाते हैं और 15 नंबर वाले क्वेश्चन केवल 7 पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर वाले क्वेश्चन आपको सारा अटेम्प्ट करना है, पाँचों का पाँचों बनाना है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपको सारा अटेम्प्ट करना है, यानी दोनों का दोनों बनाना है। लेकिन यहाँ पर जो 7 क्वेश्चन 15 नंबर वाले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 7 में से आपको केवल 4 ही बनाना है। यानी इधर आपको 4 क्वेश्चन मिला, इधर आपको 2 क्वेश्चन मिला, 4 2 6 और इधर आपका 5 क्वेश्चन। टोटल आपको 11 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब आते हैं कि क्वेश्चन का टाइम मैनेजमेंट कैसे कीजिएगा। आपके पास घड़ी है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो कैसे आपको मैनेज करना है, ध्यान से समझिएगा। आपको 30 मिनट किसके लिए खर्च करना है? 1 नंबर वाला क्वेश्चन और 5 नंबर वाला क्वेश्चन, ये 30 मिनट उसके लिए है। तो टोटल आपका 3 घंटे का समय दिया जाता है, यानी 180 मिनट टोटल होता है। तो इसमें अगर आप घटाओगे 30 को तो कितना बचेगा? यानी आपका 150 मिनट यहाँ पर आपका टाइम बचने वाला है। अब यहाँ पर आपके पास अगर देखा जाए तो घंटे में कितना टाइम बचा हुआ है? आपके पास 2.5 घंटा समय बचा हुआ है। अब इस 2.5 घंटे में किस तरीके से आपको मैनेज करना है लॉन्ग वाले क्वेश्चन को, यानी जो आपको 15-15 नंबर वाले 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसमें आपको कितना मिनट समय देना है एक एक क्वेश्चन में, वो ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पर 150 है तो हम केवल और केवल 2 घंटे को ही काउंट करते हैं, यानी टोटल 120 मिनट होता है। ठीक है, 120 मिनट को अगर 4 क्वेश्चन से हम इसको डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितना बचेगा? 30 मिनट बचेगा टाइम। जबकि यहाँ पर 2.5 घंटा टाइम दिया है, आपका बच रहा है। जब आप यहाँ पर 30 मिनट ही समय बिताते हो 1 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, यानी आपका अभी भी टाइम बच रहा है। अगर आप एक एक क्वेश्चन में आधा घंटा समय देते हो, बिल्कुल आपके पास टाइम बचेगा।
टाइम की कमी बिल्कुल भी नहीं है, बिंदास आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो। लॉन्ग वाले क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन में आपको 30 मिनट से ज़्यादा हर हाल में टाइम नहीं देना है। देख लीजिएगा, अगर आपके घड़ी का कांटा 30 मिनट से एक्स्ट्रा हो रहा है, एक क्वेश्चन आपका आंसर भी नहीं हो रहा है, तो कोशिश कीजिएगा शॉर्ट में आंसर लिखने की, शॉर्ट में आंसर उसको कंप्लीट करने की, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मिनट को बढ़ाओगे तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका मिनट नहीं मिलेगा लिखने का, यानी टाइम ही आपका खत्म हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एग्ज़ाम सेंटर में जहाँ पर आपका सीट मिला है वहाँ पर आपको 15 मिनट पहले पहुँच जाना है। इसका क्या बेनिफिट होता है 15 मिनट पहले पहुँचने का? 15 मिनट पहले पहुँचने का जो बेनिफिट होता है कि वहाँ पर आपको कॉपी दे दिया जाता है, 10 मिनट पहले दे दिया जाता है या फिर 5 मिनट पहले दे दिया जाएगा। तो उस समय आप कॉपी का जो पहला पेज होता है जहाँ पर आप अपना डिटेल सारा कुछ एडमिट कार्ड से फिलअप करते हो, उसको फिलअप करके आराम से चुपचाप बैठ सकते हो। फिर जब आपको टाइम के अनुसार क्वेश्चन मिलेगा, जिस टाइम में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको क्या सोचना है वो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जो पन्ना रहेगा, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, मान के चलिए ये आपका सबसे पहला पेज है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले इस तरीके से लिख लेना है कि ये खंड का है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, फिर इसको अंडरलाइन कर देना। ठीक है, एडिटिंग में ऑप्शन नहीं था इसलिए हमने इसको अंडरलाइन नहीं किया, स्केल से डार्क में आपको अंडरलाइन कर देना है और ये सारा हेडिंग वगैरह जो भी चीज़ें इसको ब्लैक पेन से ही लिखना है। तो इस तरीके से अंडरलाइन करके फिर उसके नीचे लाइन में आपको लिखना है प्रश्न संख्या 1, खंड का प्रश्न संख्या 1 है। अब इसमें प्रश्न संख्या 1 में आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हो सकता है इस टाइप से नंबरिंग किया हो, 1 फिर 2 फिर 3। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपको एक एक लाइन छोड़ छोड़कर नंबरिंग करके और इस तरीके से एरो दे देकर, समझ में आया ना, टोटल 5 क्वेश्चन का छोड़ देना है। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर लास्ट में लिखिएगा, क्वेश्चन पेपर में आंसर को इस तरीके से टिक करके रखे रहिएगा। समय शुरू में 1 नंबर वाले क्वेश्चन या फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन को लिखने में व्यर्थ मत कर दीजिएगा, बर्बाद नहीं करना है, नहीं तो पछताओगे। इस तरीके से सिर्फ लिख कर छोड़ देना है। पहला पन्ना आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन पर ही जाना चाहिए। इस तरीके से 5 लिखकर आपको छोड़ देना है, आंसर नहीं लिखना है, आंसर आपको क्वेश्चन पेपर में ही टिक कर देना है। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज में जाना है। नेक्स्ट पेज में आपको क्या करना है, खंड गा आपको लिखना है। अब बोलिएगा कि खंड खा कहाँ चला गया सर, अब खंड का के बाद खंड गा यानी सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी छोड़ दिए, फिर सी में क्यों चले गए? यही तरीका होता है स्मार्टनेस लिखने का। खंड का आपको फर्स्ट पेज में, फिर सीधा खंड गा में। खंड गा में कौन सा क्वेश्चन भाई, 15 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको लिखिएगा, क्योंकि उसी को ही कंप्लीट अगर नहीं करते हो और सोचोगे कि लास्ट में हम कंप्लीट करेंगे तो ये सबसे बड़ी भूल होगी। लास्ट में आपका 2 पेज भी नहीं लिख पाओगे। सबसे पहले जितना भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है सबसे पहले 15 नंबर वाले क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कीजिएगा। और लिखने का क्या तरीका है वो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ऊपर में आपको खंड गा लिखना है और उसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर लिखना है। टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे, अब वहाँ पर नंबरिंग रहेगा, आप समझ जाओगे। अब उस 7 में केवल 4 बनाना है। हो सकता है कोई आप 4 में से कोई भी आप सबसे पहले बना सकते हो, जिसको आपको आंसर अच्छे तरीके से आ रहा है, जिसको आप समझते हो, जिसको आप हाल ही में पढ़ के गए और वही आपका वहाँ पर क्वेश्चन मैच कर गया। तो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले पेज में खंड गा के वही क्वेश्चन बनाइएगा, क्योंकि जब भी एग्जामिनर कॉपी पलटेंगे तो पहला क्वेश्चन का आंसर डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पहला जरूर पढ़ेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आप सुने होंगे, यही आपकी कॉपी बताती है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न संख्या लिखिएगा, उसके बाद फिर क्या करना है, चाहे जितना भी कोई भी क्वेश्चन पूछे, चाहे आपका हिस्ट्री मेजर पेपर हो, पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर हो, या कोई भी आर्ट्स का मेजर पेपर हो, या फिर एमडीसी पेपर हो, या फिर एसईसी पेपर हो, कोई भी पेपर हो, डिस्क्रिप्टिव पेपर अगर रहे, सबसे पहले हर चीज़ का परिचय आपको लिखना होगा, इंट्रोडक्शन देना होगा भाई। तो इस तरीके से सबसे पहले कॉपी के फ्रंट में क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ पर आपको परिचय लिखना होगा। ठीक है, सबसे पहले परिचय लिखने के बाद यहाँ से आपको परिचय स्टार्ट करना होगा। अब यहाँ पर आप जो भी क्वेश्चन का आंसर याद करके आए होंगे, हो सकता है उसका परिचय लंबा होगा, 1 पन्ना पूरा परिचय आपका भर जाएगा। तो क्या इसी तरीके से पूरा लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे? गलत तरीका है। करना क्या है वो ध्यान से समझिएगा। अगर परिचय या कोई भी टॉपिक लंबा है तो 4 से 5 लाइन में पैराग्राफ छोड़ना है। जी हाँ, जैसे आप यहाँ पर परिचय स्टार्ट करते हो और किसी चीज़ की भी अगर आप इंट्रोडक्शन देते हो, परिचय देते हो, यहाँ पर आप एक चीज़ को अगर आप बताते हो तो उसको कम से कम 3 से 4 से 5 लाइन में ही एक बार बता दिया करो। फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करो। पैराग्राफ चेंज करने का तरीका आपको पता होगा, थोड़ा सा 1 लाइन छोड़ देना और 20 से लिखना, यानी जहाँ से आपने छोड़ा उसके नीचे आप आ जाइए और फिर वहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। फिर इस टाइप से फिर अगर लगता है कि नहीं परिचय और लिखना है तो फिर यहाँ से आप पैराग्राफ छोड़िए, फिर यहाँ से लिखिए। ये तरीका, अगर पैराग्राफ नहीं छोड़ोगे टीचर उतना लंबा आंसर नहीं चेक करेंगे, पैराग्राफ छोड़ोगे तो इस टाइप से चेक करते जाएंगे अच्छे तरीके से। लंबा परिचय हो तब, लंबा नहीं है
6-7 लाइन का है तो आप एक ही बार लिखकर एक ही पैराग्राफ में कंप्लीट कर सकते हो परिचय। अब परिचय लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जहां पर आपको विद्वानों का नाम भी डालना हो सकता है, या फिर अगर आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी विद्वान का नाम जानते हो, जैसे पॉलिटिकल साइंस मेजर 3 में अरस्तु है, या फिर मेजर 2 में भी है, या फिर बहुत सारे विद्वान हैं, तो उनके द्वारा आप परिभाषा मेंशन कर दीजिए, या फिर उन्होंने क्या कहा है इस टॉपिक से रिलेटेड उस बात को मेंशन कर दीजिए, या फिर इनके द्वारा किस किताब में क्या लिखी गई है वो भी आप मेंशन कर दोगे। इससे क्या होगा, एग्जामिनर के माइंड में ये पता चलेगा कि स्टूडेंट बेवकूफ़ नहीं है, स्टूडेंट गधा नहीं है, स्टूडेंट को आता है। इनको जब राइटर का नाम आ रहा है, इनको राइटर का स्टेटमेंट पता है, कथन पता है, बुक का नाम पता है, वाकई में नॉलेजेबल स्टूडेंट है, गधा जैसा सिर्फ और सिर्फ लिख नहीं रहा है जैसे तैसे अपनी मर्जी से। और ये सारा स्टेटमेंट वगैरह जो भी चीज़ अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में ही लिखना होता है, जैसा कि मैंने वीडियो में लेक्चर में बताया है। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से शुरुआत करना है, खंडगा लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, परिचय लिखना है, किस तरीके से आपको पैराग्राफ छोड़ना है वो मैंने आपको बता दिया। फिर कम से कम विद्वान का नाम, बुक, कथन, परिभाषा में आपको मेंशन करना है। अब आप आगे आइएगा, जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप परिचय लिखोगे। अब उस क्वेश्चन में हो सकता है, जैसे इतिहास मेजर पेपर की अगर बात करें, कनिष्क की उपलब्धियाँ, तो यहाँ पर आप कुषाण वंश के कुषाण काल का परिचय आप दे दिए। अब कनिष्क की उपलब्धियाँ पूछा है तो आगे आपको क्या करना है, कनिष्क की उपलब्धियाँ लिखनी है। एक नया फंडा आपको ऐड करना है जो आपको कभी भी किसी वीडियो में किसी ने नहीं बताया होगा। फ्लो चार्ट बनाना है। अब ये फ्लो चार्ट क्या होता है भाई, यानी ये अलग तरीका क्या हो गया, डायग्राम बनाना है। किस तरीके से डायग्राम बनाया जाता है और कहाँ पर डायग्राम बनाना है वो ध्यान से समझिएगा। इंट्रोडक्शन में डायग्राम नहीं बनाना है, परिभाषा वगैरह में डायग्राम नहीं बनाना है। कहाँ पर डायग्राम बनाना है, तो जैसे कि आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद नीचे जब आते हो, अब आपको क्वेश्चन का अगला पार्ट का आंसर लिखना है, कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करे। तो कनिष्क लिखकर मैं 3 प्रकार का डायग्राम बताऊँगा, स्किप नहीं करना है। कनिष्क की उपलब्धियाँ आपने लिखी, फिर इस तरीके से यहाँ पर आपने एक चार्ट बना दिया। आपको नॉर्मली बस पॉइंट देकर समझा देना है टीचर को कि मैं आगे जो उपलब्धियां स्पष्ट करूंगा, वर्णन करूंगा, वो इन्हीं पॉइंट में ही बताऊंगा सर। यानी इसकी उपलब्धियां क्या है, पेशावर पुरुषपुर, यानी पेशावर को ही पुरुषपुर बोला जाता है। इन्होंने राजधानी बनाई, इनकी पहली उपलब्धि। दूसरा, कनिष्क के विजय अभियान, इनकी उपलब्धियों में ये शामिल है। साथ ही साथ कनिष्क का साम्राज्य कहाँ तक फैला था, ये भी इनकी उपलब्धियों में शामिल है। तो इस तरीके से इन बिंदुओं के आधार पर आप स्पष्ट करोगे। ये एक फ्लो चार्ट में बता देना है पहले होता क्या है। टीचर जैसे ही आपका ये फ्लो चार्ट देखेंगे तो सिर्फ पॉइंट्स को देख कर ही वो नंबर डाल देंगे। नेक्स्ट देखिए, और कई तरीके से फ्लो चार्ट बनाया जा सकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, डायग्राम बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन करें। आपने इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, अब आपको क्या करना है, सिर्फ डायग्राम बना देना है कि हाँ मैं इन सभी पॉइंट्स में आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर बीच में आप लिख सकते हो चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियाँ, फिर एक एक करके सारी उपलब्धियों को आप डिटेल से बता सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए क्या उपलब्धि है, महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने धारण की, साम्राज्य विस्तार किया इन्होंने, आर्थिक समृद्धि की, धार्मिक सहिष्णुता एवं समाज सुधार इन्होंने किया, राजनीतिक स्थायी और प्रशासनिक सुधार किया इन्होंने, सैन्य शक्ति और सुरक्षा इन्होंने किया, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में इन्होंने प्रोत्साहन किया, इनका संरक्षण किया। तो ये सारे पॉइंट्स में आप एक पेज में, जी हाँ एक पन्ना इससे पूरा भर जाएगा, एक पन्ने में आप फ्लो चार्ट बना दीजिएगा। फिर नेक्स्ट पेज में आप सारे पॉइंट्स को आप एक एक करके डिफाइन कर दीजिएगा अच्छे तरीके से। इसके बाद देखिए नए तरीके से एक और फ्लो चार्ट। आप क्या कीजिएगा, कॉपी को इस टाइप से घुमाकर लिख दीजिएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गुप्त काल के पतन के कारणों को बताएं। तो गुप्त काल के बारे में सबसे पहले आपने परिचय दे दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इनके पतन के कारण देखिए कैसे फ्लो चार्ट बनेगा। यहाँ पर आप टेढ़ा में लिख दीजिएगा कॉपी में, गुप्त काल के पतन के कारण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनको लिखने के लिए जगह नहीं था, इसलिए हमने इस टाइप से टेढ़ा करके लिखा। अब यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद पहला जो पॉइंट बनता है आंतरिक कमजोरियाँ, इसके अंदर कितने पॉइंट्स है, तो देखिए यहाँ पर मैंने एरो देकर यहाँ पर 3 पॉइंट्स को लिखा है। पहला देखिए आंतरिक कमजोरियाँ में कमजोर अधिकारी, यानी इसके बाद जो उत्तराधिकारी थे, किनके बाद, गुप्त काल में जो महान महान अधिकारी थे, उत्तराधिकारी थे, राजा थे, उन अधिकारियों के बाद, उत्तराधिकारियों के बाद जितने भी आए वो सारे कमजोर उत्तराधिकारी थे। इस कारण से क्या हुआ, गुप्त काल खत्म हो गया, पतन हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए प्रशासनिक समस्या और इसके अलावा आर्थिक संकट, ये आंतरिक कमजोरियाँ थी जिस कारण से पतन हुआ। इसी तरीके से बाहरी आक्रमण, गुणों का आक्रमण, जनजातीय आक्रमण, इसको भी मैंने डिफाइन किया फ्लो चार्ट के आधार पर। फिर सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे, वर्ण व्यवस्था, बौद्ध धर्म का पतन। इसी तरीके से सैन्य कमजोरियाँ, सैन्य शक्ति पूरी तरीके से हरास हो गई थी, अस्थायी सेना का प्रभाव हो चुका था। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट अगर बनाओगे ना तो वाकई में नंबर परफेक्ट मिलेंगे। कोई फेल करने के लिए सोच भी नहीं सकता, यहाँ तक कि आपका मार्क्स और बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ये करोगे ना, एक बेनिफिट क्या होगा,
कि आपको ज़्यादा लंबा लिखना नहीं होगा। जहाँ पर आपको एक पन्ना एक्स्ट्रा लिख कर भरना होता है वहाँ पर आप फ्लो चार्ट बना दिए, उसके बाद छोटे छोटे पॉइंट्स में आप पन्ने भरने के लिए ये सारे पॉइंट्स को डिफाइन कर दिए। इतना काम आप कर दिए। इंट्रोडक्शन के नीचे फ्लो चार्ट के बाद सारे पॉइंट्स को डिफाइन करना। डिफाइन करने के बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट पेज में वो देखिए। जो भी क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि आप सजेशन दे सकते हो, उसकी आलोचना कर सकते हो, कुछ कमी भी तो निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। क्वेश्चन में अगर रहे तभी आपको आलोचना नहीं करना है, आप अपनी मर्जी से भी आलोचना कर सकते हो। अगर चाहो तो आप इसे लिख सकते हो, नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष लिखना जरूरी है। आप मूवी देखते हो, मूवी आप देख रहे हो, सस्पेंस वाली मूवी है या कोई अच्छी मूवी है, और लास्ट में अगर उसका क्लाइमैक्स नहीं रहे, कंक्लूजन नहीं रहे, देखने का कोई मतलब है? क्योंकि मूवी कहीं ना कहीं एक कहानी ही होती है। मूवी में इंट्रोडक्शन भी होता है, मूवी में बीच पार्ट्स भी होते हैं, मूवी में लास्ट में कंक्लूजन भी होता है। तो उस तरीके से आंसर में भी कंक्लूजन यानी निष्कर्ष होना मस्ट है। निष्कर्ष आपको ऐसे लिखना है कि वाकई में लगे कि हाँ आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आपके अंदर नॉलेज है। जरूरी नहीं कि मैं आपको वीडियो में बताता हूँ वही कंक्लूजन लिखना है। मैं बार बार कंक्लूजन जब भी मैं डिफाइन करता हूँ हमेशा एक बात बोलता हूँ, जो वीडियो मेरा पूरा देखते होंगे, ये चाहो तो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका सजेशन होता है। जब ये निष्कर्ष लिख लोगे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से खंड गा के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना, यानी 7 में से 4 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। तब फिर आप नेक्स्ट सेक्शन में जाइएगा, यानी खंड खा वाला में, क्योंकि का तो पहले पन्ने में आप लिख चुके हो, तो खंड खा में आपको जाना। इस तरीके से आपको हेडिंग देना है, फिर इसके सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। याद रखिएगा खंड खा में ज़रूरी नहीं है कि फ्लो चार्ट आप बनाओ, आपके पास समय है तो आप इसमें बना सकते हो, नहीं तो कोई भी ज़रूरी नहीं। पॉइंट वाइज आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, बाकी सारे कुछ थोड़े थोड़े में आपको पॉइंट वाइज डिफाइन कर देना है। लेकिन हाँ, जो लॉन्ग क्वेश्चन है 15 नंबर वाले, कोशिश कीजिएगा वहाँ पर फ्लो चार्ट बनाने की। अब ये चीज़ तो नया मैंने आपको बताया, ग्रेजुएशन में जब से आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो आपको करना क्या है, घर में अपने से सेट करना है कि चलो ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन में इसको डाल देता हूँ, इसको क्या करता हूँ मैं 15 नंबर वाले क्वेश्चन में डाल देता हूँ। टोटल 4 क्वेश्चन आप डाल दीजिएगा, ठीक है, जैसे मेजर 2 का आप तैयारी कर रहे हो। उसके बाद कुछ 1 नंबर वाले क्वेश्चन 5 आप डाल दीजिएगा, अपने से लिखकर एक सेट से बनाइए। आपसे रिक्वेस्ट है केवल और केवल एक सेट बनाइए, और आप 3 घंटे का, ठीक है, 3 घंटे का प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, एक बार प्रैक्टिस करोगे ना, उसका सुधार आप घर में कर लोगे, जो भी कमियाँ निकलेगी। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, डायरेक्ट पढ़कर सीधा आप वहाँ पर लिखते हो, इसीलिए आप लोग फेल करते हो, प्रमोट करते हो। आपको वहाँ डायरेक्ट नहीं लिखना है, प्रैक्टिस एक सेट जरूर करना है खुद से बनाकर 3 घंटे के अंदर में, और आपको एनालिसिस करना है क्या कमी है, उस कमी को दूर कीजिएगा, और उसके बाद देखिएगा कि आपका मार्क्स अच्छा आता है या फिर नहीं आता है। 8 CGP से एबव आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर अगर क्वेश्चन इंग्लिश से रहे तो क्या हम उसको हिंदी से लिख सकते हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ ऐसे पेपर है जैसे कि SEC पेपर, स्किल एनहेंसमेंट वाले पेपर, या हो सकता है माइनर के कुछ पेपर में क्वेश्चन अगर इंग्लिश से रहे, डरना नहीं है, उसको समझिए, एग्जामिनर से पूछिए कि कैसे ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैसे बनाना है। अगर वो क्वेश्चन सिर्फ समझा दे, हिंदी में अनुवाद कर दे, तो फिर आपको क्या करना है, हिंदी से ही लिखना है। कंफर्टेबल अगर आपको हिंदी में लग रहा है, हिंदी से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। कोई स्टूडेंट ऐसे भी है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से पढ़े हैं, आप लिख सकते हो दोनों तरीके से। जैसे कि वो टॉपिक लिख देंगे इंग्लिश से और डिफाइन कर देंगे हिंदी से, कुछ भी नंबर नहीं कटेगा, आप लिख सकते हो। उतना डरने की बात नहीं है, बस आपको आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। आप किसी तरीके से किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। एडमिट कार्ड में साफ स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, सिर्फ और सिर्फ AC पेपर अगर हिंदी में है तो उसको हिंदी में लिखना होगा, अगर इंग्लिश में है तो उसे इंग्लिश में लिखना होगा। अब यहाँ पर इंग्लिश मेजर पेपर वाले भी कमेंट करेंगे कि सर क्या मैं हिंदी में लिख सकता हूँ? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश क्यों लिए थे जब आप इंग्लिश में नहीं लिख पाओगे इंग्लिश मेजर पेपर का। इंग्लिश मेजर पेपर वाले MDC पेपर अगर दूसरा पेपर रखे होंगे, हिंदी रखे होंगे या फिर हिस्ट्री रखे होंगे या फिर ज्योग्राफी रखे होंगे, तो ये सारे पेपर आप हिंदी में लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इंग्लिश पेपर किसी में भी आप रखे हो, इंग्लिश जो लैंग्वेज पेपर होती है, चाहे वो MDC में हो या किसी में भी हो, तो आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा। अब कोई MDC में हिंदी रखे हैं और वो बोलेंगे कि हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे, तो वो गलत है ना, समझ रहे हो ना। लैंग्वेज होती है, जिस लैंग्वेज को आप लिए हो उस लैंग्वेज में ही आंसर लिखना होगा। लैंग्वेज के अलावा जितना भी पेपर है, कुछ भी पेपर है, कुछ भी जिस भाषा में आपको मन करे, केवल इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में से कोई भी भाषा में लिख सकते हो आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगा। और प्लीज़ कम से कम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ से आपको हमेशा जेन्युइन और सही अपडेट मिलती रहेगी।